अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि एक खूबसूरत हफ्ते का आगाज़ भी हम सब के लिए होगा और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने जाएंगी। और हर रोज़ की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे होते हैं, मगर इसके साथ साथ पूरा हफ्ता हमारा कितना खूबसूरत होना चाहिए, इसकी प्लानिंग भी हम उस एक ख़ास दिन में कर लेते हैं जिस दिन वाकई हमें दफ्तर से छुट्टी होती है, स्कूल कॉलेज या फिर हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है। मगर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब एक दिन हमारे पास छुट्टी का होता है तो उसमें हमें करना क्या है। जैसा बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मगर हमें ये कभी भी ख्याल नहीं आया कि हमें भी खिदमत उन लोगों की करनी चाहिए जो वाकई हमारी खिदमत करते हैं उन पहलुओं में, उन रास्तों में या फिर उन स्टेजेस के ऊपर जब हम खुद किसी चीज़ के काबिल नहीं हो पाते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम पर कर्ज होती हैं, उन लोगों का कर्ज जिन्होंने अपने फ़राइज़ को पूरा किया मगर हम उनका कर्ज वो नहीं उतार पाते, यानी कि हम उनकी खिदमत नहीं कर पाते हैं। तो खिदमत में अज़मत है, ये एक छोटा सा जुमला है मगर इसके मानी बहुत ज़्यादा वसी हैं अगर कोई समझना चाहे। खिदमत क्या है? खिदमत इस तरह से हम लोग करते हैं कि जिस तरह से किसी बूढ़े शख्स को हमारी ज़रूरत है हम उसकी खिदमत करते हैं, किसी बुज़ुर्ग को हमारी ज़रूरत है हम उसकी खिदमत करते हैं, या जब हम अपने बचपन में होते हैं, हम बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, हमारा जहन छोटा होता है इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम समझा नहीं पाते। तो उन चीज़ों को समझने वाला शख्स जब खुद समझता है, आपकी ज़रूरत को पूरी करता है, वो आपकी खिदमत कर रहा होता है। इसी तरह से जब हमारे वालिदैन बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि बूढ़ा और बच्चा दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो समझाने के काबिल नहीं रह पाते, बहुत सारी चीज़ें शायद हमारी समझ में नहीं आ पाती। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना और फिर उनके उन तमाम कामों को करना भी खिदमत के ज़ुमरे में आता है। तो कोशिश करें कि खिदमत होनी चाहिए मगर अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। जिस तरह से हम कोई अच्छी बात देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ हमारे तक पहुँचती है, उस अच्छी चीज़ को हम आप तक पहुँचाते हैं, ये भी खिदमत है जो हम और मेरी पूरी टीम, हमारा चैनल आप लोगों के लिए कर रहा होता है, ये भी एक खिदमत होती है। और हर अच्छी चीज़ को आगे पहुंचाना सदका जारिया भी कहलाता है। तो कोशिश करें कि किसी की अगर खिदमत करते हैं, अपने दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं, अपने कद को बड़ा करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को अच्छा करना चाहते हैं, तो दूसरों की खिदमत कीजिए, क्योंकि खिदमत के अंदर अज़मत है। इस छोटी सी लाइन को अगर आप अपनी छुट्टी वाले दिन भी बैठ के सोच लेंगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई अल्लाह ताला ने अगर ये कहा है तो इसका कितना बड़ा अजर है। तो चलिए इसके साथ ही मैं मौसम की तरफ भी बढ़ती हूँ। भाई मौसम तो सबको बीमार करने वाला हुआ है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, हम सबको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर भी मौसम बदल रहा है वहाँ पर खुशी तो ला रहे हैं मगर इसके साथ साथ कुछ बीमारियाँ भी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे मौसम में जब पंखा भी हमें थोड़ी तकलीफ़ देना शुरू कर देता है, AC की वजह से हम थोड़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं, कभी दिल चाह रहा है फ़ैन स्लो कर दें, कभी दिल चाह रहा होता है कि नहीं जी फ़ैन को थोड़ा तेज़ कर दें, तो कभी कभी दिल चाह रहा होता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाई पी जाएँ, और कभी दिल चाह रहा होता है कि नहीं भाई हमें घुस कर स्वेटर पहनने चाहिए या फिर हमें कंफर्टर्स के अंदर लेट जाना चाहिए। तो ये मौसम ऐसा है जिसमें हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत होती है। आप लोग अभी एहतियात करेंगे तो फिर आप लोग सर्दी को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए मैं मौसम आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं। बीमार करने वाला ज़रूर है मगर इसके साथ साथ कम से कम जो दर्जा हरारत सारा दिन में रहेगा वो 17 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चलिए जी, मेरा बड़ा मूड था, बहुत प्लान था कि मैं इस वीकेंड के ऊपर इस्लामाबाद जाऊँ, वहाँ का मौसम एंजॉय कर सकूँ, मगर मेरी तबीयत ने मुझे इजाज़त नहीं दी। और आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे इस मौसम ने जो है कुछ हद तक बीमार कर दिया। तो चलिए जो लोग अभी भी जाना चाहते हैं इस्लामाबाद उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आज सारा दिन में कम से कम दर्जा हरारत तो 16 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची के लिए आज मैं फिर से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला वहाँ पर भी सर्दी की थोड़ी सी लहर ले आए, वहाँ के लोग भी इसको एंजॉय कर सकें, कोई स्वेटर्स वगैरह पहन सकें, क्योंकि कराची में आज मौसम कदरे गर्म रहेगा। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो चलिए पेशावर भी देख लेते हैं भाई, पेशावर के क्या मूड हैं। पेशावर अच्छा मौसम दे रहा है आज हमें। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 17 होगा पेशावर का और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अच्छा,
कोयटा का मौसम अच्छा है। कोयटा का पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ऐसा नज़र आ रहा है कि दिन का आगाज़ तो बड़ा अच्छा होता है मगर शाम तक कुछ गर्मी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 10 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर का ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। जो लोग तो वीकेंड से होकर आ गए उनको अंदाज़ा होगा, मगर जो जाने की ख्वाहिशमंद है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आज़ाद कश्मीर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 8 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं और मौसम भी हसीन होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, कुछ सैर उन लोगों को भी करा देते हैं जो कि इतवार को सब्जी मंडी का रुख तो नहीं कर सके, मगर हाँ उन्होंने प्लान किया होगा कि भाई मंडे है तो आज जाके पूरे हफ्ते का सौदा सल्फ ले आएंगे। मगर मैं उनको बता दूं कि अगर कुछ लाने के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग तो ज़रा पहले रेट उनके साथ शेयर कर लेते हैं, उनको पता चल जाए कि घर से जो इतनी लंबी हम लिस्ट बना के लेके जाते हैं पूरे हफ्ते की तो उसको कहाँ कहाँ पर कट लगाना है और वो कट क्यों लगाना है वो तो मैं आपको बताऊँगी। मगर इसके साथ साथ ये शिकवा आवाम नहीं कर रही है, शिकवा मैं भी कर रही हूँ। हर वो शख्स शिकवा कर रहा है जिसने अपने घर के किचन को चलाना है, जिसने रोज हंडिया बनानी है और जिसने रोजाना खाने के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए बंदोबस्त करना है। अब 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई चले गए हैं। अवाम किस तरह से परेशान है पहले मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुना देती हूँ, फिर मुख्तलिफ शहरों की तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ लाहौर शहर में आग लगी हुई है या फिर ये आग जो है कीमतों की ये हर शहर में फैली हुई है। पहले लोगों की राय क्या है, सब्जियों, दालों, घी, आटा, चिकन, मटन, बीफ, जो भी हम लोग खाना पसंद कर रहे होते हैं वो किस तरह से हमारी पहुंच से दूर हो गया। पहले आवाम की राय सुन लें आप लोग। सब्जियां जो है ना ये आवाम की भी पहुंच से ना बहुत दूर चली गई हैं। सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं, सरकारी रेट्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा, जिसका जो दिल चाहता है वो बेच रहा अपनी मर्ज़ी से। महंगाई जो हुई है वो तो गवर्नमेंट्स की वजह से होती है, लेकिन ये है कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्ज़ी इतनी महंगी है, गरीब बंदा क्या करेगा, 100 रुपये से कम गोभी नहीं है। हाँ जी, सब्ज़ी बहुत महंगी होगी, हमारा आदमी नहीं खा सकता। वो जो एक चीज़ होती थी 50 रुपये किलो, बस 100 रुपये किलो मिल रही है, ये बात है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जो पहले 20% थी अब 100% पर पहुंच गई है। गुजारा ही हो रहा है, बड़ा सब चीज़ महंगी है। ये आपने लोगों की राय सुन ली, आपने ज़रा बिल्कुल करीब से और गौर से सुना होगा। लोग सब्जियों का शिकवा सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिकन तो पहली पहुंच से दूर हो गया था, मटन इनकी पहुंच से पहले दूर हो गया था, बीफ इनकी पहुंच में नहीं आ रहा। आज आके गरीब बंदा सिर्फ सब्ज़ी खा सकता था, अब वो सब्ज़ी भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। तो मैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ बढ़ती हूँ, अपने नुमाइंदगान की तरफ बढ़ती हूँ और जान लेते कि मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है ग्रॉसरी की या क्या सूरत हाल है उन तमाम चीज़ों की जो कि हम जिंदा रहने के लिए खा सकते हैं, पी सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ लाहौर से नुमाइंदा लाहौर दुआ मिर्ज़ा मौजूद होंगी, दुआ को वेलकम करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद मौजूद होंगे, शहराज को भी वेलकम करेंगे। फौजिया ज़ेब हमारे साथ पेशावर से मौजूद होंगी, फौजिया की तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहले दुआ मिर्ज़ा की तरफ बढ़ते हैं, लाहौर की सूरत हाल सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। दुआ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम शिकवा भी कर रही है। मुहावरा था होता है कभी कि सब्जियों को पर लग गए हैं, मगर मुझे लग रहा है कि ये मुहावरा सच हो गया है। अब वाकई सब्जियों को, फलों को पर लग गए हुए हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें छू भी नहीं सकते। जी बिल्कुल सरबत, ये मेरे हाथ में मुर्गी है और यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं कि ये बहुत महंगी है और चिकन खाना तो बहुत महंगा हो ही चुका है, लेकिन पीछे जो सब्जियां हैं वो भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। कहा जाता था कि आलू जो है जब कुछ नहीं पक सकता तो बंदा आलू पका ले, लेकिन अब आलू भी 80 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और अगर सब्जी मंडी के रेट की बात करें तो 60 रुपए अगर वहां से मिलते हैं तो मार्केट में 80 से 100 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे अगर सस्ती सब्जी पका दी है तो टींडे पका लें, लेकिन टींडे को भी पड़ लग गया और वो 65 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर घिया तोरी की बात करें तो वो भी जो है वो 70 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा अदरक देखें 320 रुपए तक हो गया और तमाम सब्जियां इसी तरह बहुत महंगी हो गई हैं। अगर बात करें कि सब्जी मंडी के रेट्स की तो वो ही इतने हाई हैं, ये सरकारी नरखनामे कंट्रोल कमेटी भी इनको जो है वो अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। यही इतने महंगे हैं, इससे ही आम आदमी परेशान है। और अगर जब मार्केट में जाएं तो इससे भी दुगने रेट है, क्योंकि हर शख्स अपनी मर्जी की जो है वो रेट लिस्ट बना के बैठा हुआ है। बहुत सी दुकानों पर तो ये मौजूद ही नहीं है, इनके पास भी ये मौजूद नहीं है। ये कल का पेपर इनके पास मौजूद है और आज के रेट
रेट के मुताबिक सब्जियां जो हैं वो मजीद 5 से 10 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। और ऐसे ही जो है वो लोगों का है कि रोज बरोज वो देखते हैं कि फल तो सिर्फ सोचा जा सकता है कि फल खाएंगे, हफ्तों में एक बार भी नहीं खा सकते। और जो रोजमर्रा की सब्जी है उसका बजट भी अगर आपकी एक हांडी जो है वो 150 रुपए में बनती थी वो अब अच्छा, 500 रुपए मुझे ये बताइएगा कि आप मुझे नजर आ रहा है दुकानों के सामने खड़ी हैं, तो यहाँ पर रेट मनमाने हैं या फिर सरकारी लिस्ट भी आवेजा कहीं पर नजर आ रही है? कितना फर्क है सरकारी लिस्ट में लगे हुए रेट्स में और जो दुकानदार मनमाने रेट्स मांग रहे हैं? जो बिल्कुल ये मुख्तलिफ एरियाज की बात है। अगर आप मैं इस वक्त रायगंज में खड़ी हूँ और यहाँ पर जो है 60 रुपए अगर एक आलू मिल रहा है सब्जी मंडी से, तो यहाँ पर वो 80 रुपए का फरोख्त हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा डेवलप एरिया में चले जाओ तो हो सकता है कि वो आपको 100 रुपए में भी मिल रहा हो। तो यहाँ पर अपने मनमानी की हुई है लोगों ने। यहाँ पर सरकारी जो नरखनामे है वो अवेजा या तो किए ही नहीं गए, या अगर किए गए तो कोई कोने में एक लिस्ट मिलेगी और लोग ये तरद्दुद ही नहीं करते कि आके पहले चेक करें, क्योंकि वो पहले ही परेशान आते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा, और यहाँ पर आके बहस करने से गुरेज ही करते हैं। अगर जिसने 1 किलो आलू खरीदने वो फिर एक पाव लेकर ही चला जाता है। चलिए दुआ, आपने जो लाहौर की सूरत हाल बताइए, मैं कराची की तरफ बढ़ जाती हूँ और वाकई कीमतों को पर लग गए हुए हैं कि चीजें आपकी पहुंच से दूर हो गई हैं। शहराज हमारे साथ मौजूद है। शहराज, दालों के बारे में कहा जाता था कि जो कोई नहीं कुछ खा सकता, यानी कि सब्जियां नहीं ले सकता या फिर मटन बीफ को एंजॉय नहीं कर सकता, तो वो दालें खाकर गुजारा कर सकता है। तो दालों के रेट्स परसों तक तो मैं देख रही थी तकरीबन फी किलो 40 रुपए तक ऊपर गए हुए थे। अभी कराची की क्या सूरत हाल है महंगाई से रिलेटेड? दालें, घी और आटा किस रेट पर मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। गोश्त और सब्जियां तो पहले ही महंगी थी और आवाम कहते हैं कि शायद दालों पर उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर कीमतों का मुआवजा किया जाए एक हफ्ते के दौरान तो तकरीबन 40 रुपए फी किलो तक जो दाल है वो बढ़ चुकी हैं। माश की दाल इस वक्त शहर में 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि मूंग की दाल 140 रुपए, मसूर इस वक्त 210 रुपए किलो तक जो है वो जा पहुंची है। गरीब की ग़िज़ा तस्वुर की जाने वाली दालें अब आवाम की से दूर होती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी में जो जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, लोगों की इनकम घटती जा रही है। लेकिन जो सूरत हाल है, जो महंगाई को कंट्रोल करने के दावे हैं वो जू के तू ही हैं और आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। जो दाल इंपोर्टर्स हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि डॉलर की जो बढ़ती हुई कदर है उसकी वजह से दरामदी दालों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो मुकामी सतह पर जो प्रोडक्शन है वो बारिशों की वजह से शदीद मुतासिर हुई है। इसी वजह से जो सप्लाई और डिमांड का फ़र्क है वो इंतहा से ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन महकमे मौजूद है, ज़रूरी पॉलिसी मौजूद है, महकमा ज़राअत मौजूद है जो पॉलिसी बनाता है मुख्तलिफ ऐसे एतवार में इस तरह की सिचुएशन में हंगामी इकदाम करता है, वो हमें होते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहे, ना ही सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और ना ही वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से। सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस वक्त 200 रुपये और 210 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आवाम के लिए इन अशिया का उसूल कितना मुश्किल हो चुका है। आवाम तो हर हाल में पिसेगी और जब बात की जाती महंगाई की, डॉलर दरमियान में आके अटक जाता है। डॉलर तो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, चिकन मटन बीफ से रिलेटेड बात करते हैं, पेशावर चलेंगे फौजिया के पास। फौजिया, आपको कोई रश नज़र आ रहा है, कोई ग्राहक नज़र आ रहे हैं? आप देख रही होंगी कोई ख़रीदने के लिए चिकन मटन बीफ आ गया हो और सरकारी निर्खनामे लगे हुए, क्या क्या सरकारी रेट हैं और आम तौर पर किस रेट पर फ़रोख्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सरवत आगाज़ में आपने बहुत अच्छी बात की। जब हम यहाँ पे आए और चिकन और ये बीफ और इनके जैसे मालूम कर रहे थे, इवन कि हम सब्जियों के रेट्स मालूम कर रहे थे, तो आवाम हमसे यही कह रही थे कि हम जो है, आप किस चीज़ के रेट्स मालूम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इनको जो है वो देख ही सकते हैं, हम इनको छू भी नहीं सकते हैं। जब सब्जियों के रेट्स जो है वो आजकल पेशावर में अगर आप देखें वो इतने हाई हैं। और जैसे कि दुआ ने भी बहुत अच्छी बात की कि पहले लोग ये कहते थे कि चले कुछ नहीं पकाया तो आलू ही पका लो। आलू पेशावर में भी जो है वो 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं और फिर इसमें जो है मुख्तलिफ किस्में भी हैं, तो उस किस्मों के हवाले से जो है मुख्तलिफ रेट्स यहाँ पर मुकर्रर हैं। जहाँ तक आपने बात की चिकन की, तो चिकन जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है वो 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। आज जरा इसकी कीमत थोड़ी सी स्टेबल हुई है कि 158 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और जहाँ तक आपने बात की है बीफ की बात की है, गोश्त की बात की है, तो शहरी यही कहते हैं कि गोश्त जो है वो हम तो सिर्फ और सिर्फ ईद उल अज़हा पे ही खा सकते हैं, आम दिनों में तो हम गोश्त बिल्कुल ही नहीं खा सकते। रश की आपने बात की है, तो रश जो है वो इन दुकानों पे, खास तौर पे गोश्त की दुकानों पे तो नज़र ही नहीं आता। हाँ,
अगर थोड़े से जो है जो अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं वो आके यहाँ पे गोश्त लेते हैं, और अगर गोश्त के रेट्स जो है वो अगर आपके तो बगैर जो हड्डी वाला गोश्त इस वक्त फरोख हो रहा है वो 460 रुपए किलो में फरोख हो रहा है। कीमा इस तरह 500 रुपए किलो में फरोख हो रहा है। छोटे गोश्त के मुख्तलिफ रेट्स है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे 800 रुपए 600 रुपए किलो कह रहे हैं। अगर मैं दूसरी जब शॉप पे गई उसमें मैंने पता किया तो 900 रुपए किलो जो है वो गोश्त फरोख हो रहा है। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि कोई इसका पूछने वाला भी है, तो जिला इंतजामिया तो फिलहाल बिल्कुल भी पूछने वाले नहीं है। कहीं पे नामे लगे हैं, जब भी हम बात करते हैं ना फौजिया, ये कहीं भी किसी भी सिटी से बिलोंग कर रही हो तो हमेशा हमें सोई भी नजर आती है। माजरत के साथ बहुत शुक्रिया, दुआ आपका, शेराज आपका बहुत शुक्रिया, फौजिया आप भी हमें अपडेट करी तो बहुत शुक्रिया आपका भी। जब हम खाने पीने की बात कर रहे होते हैं, नोश की या फिर ग्रॉसरी के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो आमतौर पर एक आ जाता है यार रूखी सूखी खा के गुजारा कर लो। तो यकीन कीजिए ये तीनों बड़े शहरों की सूरत हाल जानने के बाद मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगी और तमाम देखने वालों से कहूंगी कि खुदा के लिए अब रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लें। जहाँ तक आलू की बात थी तो आलू को तो हमने खुद बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिया हुआ है ना, फ्रेंच फ्राइज बना के तो आलू तो ऑटोमेटिकली ऊपर अपना एटीट्यूड रखेगा। तो कोशिश करें अब आप रूखी सूखी खाएं, इसी पर गुजारा कर लें। मगर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस इशू से रिलेटेड जिससे मुतालिक फॉलोअप हम आपको देते रहते हैं, यानी कि प्लास्टिक बैग से रिलेटेड। जिस तरह से मैंने आपसे बात भी की थी कि बड़ा वो ख़ास इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, प्लास्टिक बैग से रिलेटेड। और ये हमारा पहला शो नहीं है, मुख्तलिफ शोज़ के अंदर हम फॉलोअप भी देते रहते हैं, मुख्तलिफ शोज़ के अंदर हम जानने की कोशिश भी करते रहते हैं कि जो पाबंदी की बात बार बार की जा रही है या इसके अगेंस्ट जो है प्लास्टिक बैग्स के अगेंस्ट जो है वो कैंपेन वगैरह स्टार्ट की गई हैं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? क्या वाकई इस तरह से है कि कहीं किसी हिस्से में उनको बैन कर दिया गया हो, या फिर लोग आपसे ताउन नहीं कर रहे हुकूमत से, या फिर इसका ऑल्टरनेट? लोग हमेशा कहते हैं, दुकानदार कहता है कि मेरे पास ऑल्टरनेट नहीं है। चीज़ लेने के लिए गाहक जाता है, वो कहता है मैं घर से कहाँ से बर्तन उठा के लेकर जाता रहूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप पाबंदी लगा रहे हैं मगर इसका ऑल्टरनेट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही प्लास्टिक बैग्स की इसी वजह से पड़ती है। मगर जो पाबंदियाँ लगीं वो कितनी ज़रूरी थी, उनके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है, और मुतबादिल के तौर पर हुकूमती सतह पर क्या कोई काम हो रहा है कि आवाम को मुश्किल भी ना हो, आप ग्रॉसरी भी कर लें। यकीनी तौर पे हम थैलों के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी घर में भी थैले स्टिच किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों से मिल भी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक बास्केट लेकर जा रहे होते हैं। मगर हमें कतरा तो आगे बढ़ना है, मगर आगे बढ़ने के लिए बहुत तेज़ी से आगे जाना होगा। हम एक बाय एक मतलब एक के बाद वो हम चीज़ अभी अफोर्ड नहीं कर सकते जो हमारी करंट सिचुएशन बन चुकी है। इस पर बात करने के लिए कि प्लास्टिक बैग का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, किस तरह से इसके ऊपर अमल दरामद कराया जा सकता है, हमारे माहौल को मज़ीद किन तरीक़ों से बचाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर लाहौर स्टूडियो में नॉन वुमन बैग मेकर हैं अदनान नज़ीर साहब, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से माहिर माहौलियात हैं मरियम शब्बीर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मरियम की तरफ भी जाएंगे। मरियम, थैंक यू सो मच ज्वाइन किया आपने हमें, और हुकूमती सतह पर मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले अदनान साहब से बात करते हैं और इनसे जान लेते हैं। अच्छा, ये अदनान साहब, आप जब आए थे यहाँ पे तो मैंने देखा ये ढेर सारे बड़े कलरफुल किस्म के बैग्स हैं जो देख के हमें अच्छे लग रहे होते हैं और अच्छा लग रहा होता है, हाथों में आप उठा के फिर होते हैं। ज़रा इसके फोकस कीजिएगा इन बैग्स को ताकि आवाम भी देख सके ये बैग हैं क्या, किस तरह से बनाए जाते हैं और इनका बेनिफिट क्या है? थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले आपने इनवाइट किया और प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है। हम इस पर अगर सोचें बात करें तो पूरी दुनिया में बात हो रही है। मेरे ख्याल 189 कंट्रीज़ हो गई हैं जहाँ प्लास्टिक बैग बैन इस वक्त बैन है कम्प्लीटली, और उसमें से एक मुल्क हमारा पाकिस्तान भी है। हम उसका अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक बैग देखें कि हमारे पास जब प्रोडक्ट आता है घर में, कोई भी हम आइटम घर लेकर आते हैं तो कितना कचरा बन जाता है हमारे किचन्स में। तो सबसे पहली बात ये है कि हम प्लास्टिक बैग का अल्टरनेट चाहते हैं जो हम फ्री मार्केट में देना चाह रहे हैं। जो क्लाइंट्स, जो डीलर्स होते हैं वो चाहते हैं हम तो ले रहे हैं हम आगे प्रोडक्ट में, लेकिन वो प्राइस तो मर्ज करते हैं अपने आइटम्स के अंदर। बिल्कुल करता है। इनडायरेक्टली तो वो कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है क्लाइंट को। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ मैं बैग्स के ऊपर, क्योंकि आप इको फ्रेंडली सिस्टम और डिग्रेडेबल इस पर बहुत बात कर चुकी हैं ऑलरेडी। ऑब्वियसली आगे प्रोग्राम में और लोग हैं जो बात करेंगे, मैं बैग्स पे बात करता हूँ।
देखिए हर चीज़ का अल्टरनेट है, हमें थोड़ा वर्किंग करना होगा। जब मुझे पहले शुरू में पता चला, कुछ दिन पहले की बात है कि जब पाकिस्तान में बैन लगा, तो मैंने सर्च किया, मैंने गूगल किया नेट पे आसपास, तो मुझे पता चला कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो इसके रिप्लेसमेंट है, और वो बिल्कुल डायरेक्टली नॉन वूवन बैग्स हैं। हमारे पास एक फैब्रिक में डिफरेंट फैब्रिक्स आती हैं। एक वूवन होती है जो कि हमारे पास बनाई जाती है, एक नॉन वूवन होती है जो डायरेक्टली मटेरियल्स होती है और केमिकल्स छोटे मोटे, एग्जैक्टली वो, हाँ मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए एक होता है फैब्रिक जिसको फैक्ट्री में असम्बल किया जाता है, उस पर कॉस्ट बेयर होती है, ठीक है ना, उसके 2-3 लेयर्स होती हैं, 2-3 एरियाज होते हैं जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होकर आता है। जबकि नॉन वूवन बैग्स वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होता है, एक सिंगल फैक्ट्री से वो डायरेक्टली, तो उसकी स्पीड ऑफ जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत तेज़ होती है। नंबर 2 वो डिग्रेड बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि देखिए डिग्रेड करना, अब इस पर आप ऑब्वियसली मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, दोबारा बात होगी, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि किसी भी आइटम का हमारे इकोसिस्टम के अंदर अगर हम उसको कहते हैं इको फ्रेंडली जिसे हम कहा जाता है, तो उसका डिग्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जितना तेज़ी से डिग्रेड होगा उतना हमारे माहौल को वो साफ़ सुथरा रखेगा। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, आपको अब कुछ लोग कहते हैं 4000 साल, कुछ मुख्तलिफ वर्डिंग इस्तेमाल होती है, मुझे कंफर्म फिगर नहीं मालूम, इसलिए मैं आपको 1000 ईयर्स एग्जैक्टली है ना, वो तो है ही है। ये जो बैग्स होते हैं ये आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। जल्दी का वर्ड अगर हम कहें कि आप मिट्टी में रखें तो ये कुछ दिनों में ही डिग्रेड हो जाते हैं। अच्छा, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। नंबर 2, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम सैनिटेशन का भी है हमारे मुल्क में, या आप देख लें जिसे हम गंदगी कहते हैं, जिस तरह सैवरेज सिस्टम हमारा लॉक हो जाता है, मेन होल्स। कराची देखें आप, इतना बड़ा प्रॉब्लम, कराची का मसला ही है। तो कराची का प्रॉब्लम है ही प्लास्टिक, है ही प्लास्टिक। प्लास्टिक अगर आप बैन कर दें या प्लास्टिक ना होता आज से 10 साल पहले, तो मेरा ख्याल है इतना कचरा कभी ना होता। मैं उसको यूँ एग्जाम्पल कर सकता हूँ कि हमारे घर में जब कुछ सोडा सल्फ आ रहा होता है तो हम प्लास्टिक के कोई सब्जी लेने जाते हैं, हमारे पास 4-5 बैग्स आ जाते हैं, सब्जी ये सब्जी ये है या दूध वाला अलग से शॉपर बना हुआ होता है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप वही आइटम्स अपने बैग्स में लेकर आएँ जो कि कपड़े का या वूवन, हम दूसरे नॉन वूवन दोनों हम इसको मटेरियलाइज करें, मार्केट कर रहे हैं, तो हम खुद प्रोडक्शन भी हम खुद ही करते हैं, पेशावर में भी कर रहे हैं, लाहौर में भी हमारा सेटअप है। तो कहने का मकसद ये है मैम कि अगर आप देखिए, मैं उसको यूँ एग्जाम्पल करता हूँ, प्राइस पे आ जाता हूँ मैं। प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं, हम मार्केट कर रहे हैं, डिग्रेडेबल है जी, हमें मुझे प्लास्टिक बैग तो फ्री मिल रहा है, इसका बताएं मुझे। एग्जैक्टली। अच्छा देखिएगा, प्लास्टिक बैग फ्री कभी नहीं मिलता क्लाइंट को, उसकी प्राइस मर्ज की जाती है प्रोडक्ट के अंदर। अब सेकंड ये होगा कि अब अगर मैं सबसे पहले मैं क्लाइंट की बात करता हूँ, ठीक है। क्लाइंट जब मार्केट जाएगा परचेज करने के लिए तो उसको ये वूवन बैग अगर मिलता है, फर्स्ट किया मैं ये वूवन बैग की बात करता हूँ, ये देखिएगा आप, ये बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा बैग है, लेकिन ये आप जब ये लेंगे अपने पास प्रोडक्ट लेकर आएंगे इसमें, तो ये आप ज़ाया नहीं होगा आपका, ये आप रख लें, 1-2-3 बार वॉशेबल भी है, रीयूज़ हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने फर्स्ट किया ये बैग 10 रुपये का ले लिया या 8 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी मार्केट मार्जिन इसका आखिर में, क्योंकि प्राइस तो डेफिनेटली डाउन होगी इसकी मजीद। हम तो 10 की बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, डिफरेंट प्राइसेस हैं डिफरेंट प्रोडक्ट की, क्योंकि अभी मार्केट में इस पर कोई काम नहीं कर रहा। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद मार्केट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स की कॉल आ रही हैं, तो यकीन कीजिएगा मैं जो काम करता हूँ तो काम करने में 80% टाइम मेरा कॉल्स पे ज़ाया हो रहा है, कॉल्स पे ज़ाया हो जाता है। मगर इस सारे मामले में हुकूमत क्या कर रही है गाइड करने के रिलेटेड, मैं तारुफ करा दूँ, MPA तहरीक इंसाफ की हैं मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच मुस्तरद साहिबा। मैं आपकी तरफ आऊँगी और जिस तरह से अदनान साहब यहाँ पे गुफ्तगू करें बैग से रिलेटेड, वो मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि हमेशा जब भी हम पॉलीथीन बैग से रिलेटेड बात करते हैं तो आप हमारे साथ मौजूद होती हैं फॉलोअप देने के लिए। अभी मरियम की तरफ चलते हैं। अच्छा मरियम, बहुत ज़ोरों शोर से पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी और ख़ास तौर पे इसका स्टार्ट ही इस्लामाबाद के अंदर से किया गया था, तो कुछ नज़र आ रहा है कोई अमल दरामद हुआ हो कि जी ये पाबंदी लगाई गई थी और अगस्त का महीना तक बोला जा रहा था कि सब हो जाएगा ठीक और फिर आगे ये प्लास्टिक बैग्स नहीं जाएंगे, अभी कोई पाबंदी होती हुई नज़र आ रही है आपको, कोई अमल दरामद हो रहा है? जी सर, शुक्रिया। इस्लामाबाद में तो पाबंदी लगाना कंपैरेटिवली इजी था बाकी प्रोविंसेस के, क्योंकि यहाँ आबादी का तनासुब और फैक्ट्रीज भी उस हिसाब से ऑफ कोर्स नंबर उनका काम है। अभी तक जो इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंटेशन चल रही है ऑफ कोर्स उसकी काफ़ी सक्सेसफुल है। आई वुड रेट इट फ्रॉम 90 to 95% तक जो है वो कंप्लायंस चल रही है। और आप डिफरेंट न्यूज़ फॉलो करते रहे होंगे कि फेडरल EPA और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके अभी 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद के जो
इलाके हैं इर्द गिर्द के, उनमें भी टीम जाके सर्वे करती है और जो कंप्लायंस नहीं करते उनको फ़ाइन भी किया है और कर भी रहे हैं जो उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में तो चल रही है, लेकिन पंजाब में ऑफ कोर्स ये पहले से चैलेंजेस का प्रिडिक्ट इंसान कर सकता है सिंध या पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे एक तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहाँ पे आपके ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग के, और दूसरा पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो 50-60 साल से हमारा माइंडसेट एक बना हुआ है प्लास्टिक इस्तेमाल करने का, वो इतनी जल्दी बिहेवियर चेंज नहीं होगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंपेन चाहिए होगी जिसमें हर एक जो है वो सेक्टर को अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा, तो ही थोड़े रिजल्ट्स हमें सामने आएंगे, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा, आपने पंजाब की बात की है तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की तरफ चले जाते हैं। मुसर्रत साहिबा, हमेशा जब भी पॉलीथीन बैग्स के रिलेटेड हम बात करते हैं तो आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा होती हैं, हमारे शो में मौजूद होती हैं। मुझे ये बताएगा, लास्ट टाइम भी आपको बुलाया था तो फिर आपने देखा था कि बहुत सारे बहस व मुबाहिसा भी हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जी हम इतनी जल्दी ये काम नहीं ख़त्म कर सकते, पॉलीथीन बैग्स का हमें ऑल्टरनेट देना होगा। अभी पंजाब में जो करारदाद पेश हुई और उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए, मामला तय पा गए, तो फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि लकीली हमारा जो सिटी है या हमारा जो सूबा है पंजाब, वो अब क्लियर होने जा रहा है, पॉलीथीन बैग्स के ऊपर पाबंदी बाकायदा तौर पर लगाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और आई एम थैंकफुल कि 92 न्यूज़ हमेशा बड़े अच्छे इश्यूज़ पे, बड़े अच्छे टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे एज एन MPA मैंने सबसे पहले जो कुछ चंद इश्यूज़ उठाए थे फ्लोर पे, उनमें ये पॉलीथीन बैग्स का भी था। इसको 1 साल हो गया हुआ है। मैंने लास्ट ईयर एक रेजोल्यूशन मूव की थी कि डीऑक्सी बायो डिग्रेडेबल जो एक ये मटीरियल है जिससे जो पॉलीथीन बैग्स बनते हैं वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो पॉइंट ये है कि देखें, हमारी कौम जो है ना, जो हमारे में एक ट्रेजेडी है, जो एक प्रॉब्लम है कि हम इकॉनमी ठीक करना चाहते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, वी वांट के स्टेट हमें हेल्थ, एजुकेशन, साफ पानी, सारी फैसिलिटीज़ दे, बट वी डोंट वांट टू पे द टैक्स। अगर बात आती है सफाई सुथराई की, जो कराची का इशू है या जो हमारे माहौलियाती चैलेंजेस का हमें सामना है, तो हमें ये मेजर्स लेना पड़ेंगी। ये जहाँ पे रिफॉर्म्स की बात आती है, जहाँ पे इस्लाह की बात आती है, हमारा एक जो छोटा सा तबका होता है जो उसका बेनिफिशरी है, नो डाउट बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन हमने 22 करोड़ लोगों को देखना है। कैंसर इसकी वजह से फैल रहा है। अब आप तो सिर्फ माहौल को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो वो चेंज है जो हमें नजर आता है गंदगी की शक्ल में। सारी आपकी जो सिस्टम है, आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो चोक होता है, इससे आप का जो माहौल में जो इसका इम्पैक्ट है वो तो सामने नजर आता है, लेकिन जो अनसीन हैजर्ड्स हैं वो लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे। दैट इज कैंसर। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें कैंसर तेजी से फैला, और अगर उसमें रिसर्च की जाए, देखा जाए तो सबसे मेन रीजन पॉलीथीन बैग्स की है कि जिनके साथ एडिबल आइटम्स कोल्ड फॉर्म में भी नहीं टच होने चाहिए। ये जो शॉपर्स होते हैं, हम लोग उसके अंदर गर्म उबलती हुई चीजें डाल रहे होते हैं। सो पॉइंट ये है कि अगर आपने लोगों को अच्छा माहौल देना, आने वाली जनरेशन को अच्छी हेल्थ देनी है और अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है, कैंसर फ्री मुआशरे की तरफ हमने जाना है, तो हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब एज ए गवर्नमेंट देखें, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमें आपकी अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ कवानीन को एग्जीक्यूट कराने में इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। मसलन आप ये देखें कि हेलमेट जब आई तो इतनी रेजिस्टेंस जी, प्राइस बढ़ गई है, ये ड्रामा। भाई उसका सबसे पहला बेनिफिशियरी वो है जो उसका यूजर है। इसी तरह पॉलिथीन बैग्स का गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है कि हमें इससे क्या मिलना है। हमें ये मिलना है कि हम आने वाली नस्लों को, लेकिन मुसर्रत साहिबा, आवाम कह रही है ठीक है, आप चंद लोगों के मुफाद को मद्देनजर नहीं रख रहे, बल्कि आप 22 करोड़ अवाम के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मगर आप ऑल्टरनेट भी तो दें। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट ही नहीं है, हम चीज लेने जाते हैं, हमें दुकानदार मना कर देता है, हम क्या करें? हुकूमत क्या कर रही है इस बारे में? नहीं, देखें, अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, ऑल्टरनेट्स का ये है कि वी आर ट्राइंग कि ये जो जल्दी जैसे ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल का जो मटेरियल है इसको टैक्स फ्री किया जाए, फिर उसमें प्रॉपर गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी कि जब हम हमारे इंशाल्लाह जब इनसे सारी चीज़ें तय पा जाएंगी तो उसमें सबसे पहले कि इनको कन्वर्जन में थोड़ा टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आप ये पहले वाले जो मटीरियल यूज़ करते हैं प्लास्टिक
वाले, उनकी बजाय ये वाला यूज करें। उसके बाद आगे मार्केट को इंश्योर किया जाएगा ऑफ कोर्स कि जो यूजर है इसका, जो जहां पे भी ये मतलब पकड़ा जाएगा उनको जुर्माने किए जाएंगे, उनको लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन, हम तो अभी से इट्स पार्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन के आज हम पहली दफा बल्कि आपके शो में ये मेरा ख्याल इट्स थर्ड प्रोग्राम के हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सारे जो मेजर्स हैं वो तो लिए जाएंगे, लेकिन खुदारा हमें पहले पाकिस्तानी के तौर पर सोचना है, हमें आने वाली नस्लों का सोचना है। लोग बाकी जो दुनिया की सक्सेसफुल कंट्रीज हैं वो अगले 100 साल की प्लानिंग करके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम आज देखें, अगर हम लाहौर की बात करें तो ऑफ कोर्स पंजाब का कैपिटल है, लाहौर आपका द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में डिक्लेयर हो चुका हुआ है। सही, और जो हमें स्मोक का इशू फेस करना पड़ा, जो हमें अब देखें कराची जैसा जो रोशनियों का शहर था, आज वो उसकी जो पूरी दुनिया में शोहरत है दैट इज कचरा कूड़ा, तो उसका जो मेन एक एलिमेंट है दैट इज ये वाले जो हमारे शॉपर हैं। सो पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, ऑफ कोर्स जो यूजर है उसको बताया जाएगा कि मुझे ये बताएं, जब मुझे पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि एट द कॉस्ट ऑफ 4-5 रुपी जो रीयूज भी हो जाएगा, तो चलिए तो मैं अपने मुआशरे की हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ को इंश्योर कर रही हूँ। अच्छा मुसर साहब, ये जो आप ऑल्टरनेटिव के ऊपर बात कर रही है ना, ऑल्टरनेट एक लेके अदनान साहब भी हमारे यहाँ पे स्टूडियो में हमारे सेट पे मौजूद है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताएं, एक तो कितनी कॉस्ट आती है इस एक बैग को बनाने की? मैं देखने वालों को भी ज़रा दिखा दूँ भाई, ये वाले बैग हैं, जब अक्सर हम ज्वेलरी वगैरह लेने जाते हैं तो आपको अक्सर ये बैग्स भी नज़र आते हैं, ये वाले, और इसमें ज्वेलरी वगैरह आपको देते हैं या कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं तो ये वंडरफुल हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कितनी कॉस्ट आती है अदनान साहब इस बैग के ऊपर, और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ ठोस किस्म की चीज़ों के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आम आदमी हर पर्पज़ के लिए कैसे इनको यूज़ कर सकता है? मैम देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं जो फैक्टर इस वक्त हम रिप्लेसमेंट और उसका जो रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक बैग का, देखिए ये 100% उसी का रिप्लेसेबल है। वो किस तरीके से कि हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइस फैक्टर की, तो ये प्राइस फैक्टर के हिसाब से ये प्लास्टिक बैग से कम प्राइस में पड़ता है। वो इस तरह कि आप फर्स्ट के प्लास्टिक बैग आपको जो मर्ज की जाती है प्राइस, उनको जो कॉस्ट करता है वेंडर को, वो 3 से 3.5 रुपए के करीब पड़ता है। ये आपको मार्केट में 8 से 10 रुपए के दरमियान मिला करेगा। नंबर 2, जब ये आपको 8 में मिलेगा तो वो प्लास्टिक बैग आप लेके अपने घर में उसको आप ज़ाया कर देते हैं, उसको आप डस्टबिन कर देते हैं, जबकि ये जो प्रोडक्ट होगा ये आपके पास मौजूद रहेगा और आप उसको 4 से 5 से 6 बार भी यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा ख्याल रखें इसका आप। नंबर 2, अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो आप उसको वॉश कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग तो ऑब्वियसली आप उसमें आप तुमको डस्टबिन करना है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं सेकंड के इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी है। देखिए साइजेज़ हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बड़ा शॉपर लेते हैं तो बड़े शॉपर का बड़ा प्राइस है। इसी तरह अगर आप बड़े बैग नॉन वुवन के प्लास्टिक बैग की भी बड़े प्राइस है और नॉन वुवन की भी बड़ी प्राइस है। तो मतलब अगर आप दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो प्राइस फैक्टर कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग काम नहीं करना चाह रहे। मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जो प्लास्टिक, हम बेसिकली बैग्स में तो काम नहीं कर रहे थे। मैंने देखा एक मार्केट में बहुत बड़ा मार्जिन मुझे मिला। मैं खुद IT बेस करता हूँ, मैं IT बिजनेस है मेरा, तो मैंने फोकस किया एकदम इस बिजनेस के ऊपर, क्योंकि इसको लोग फोकस नहीं कर रहे। और मैं इस बैग को, मतलब मेरा कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ी तादाद हम इसको मार्केट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खुद प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये प्लास्टिक पे ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको ये चीज़ करने से बेहतर है कि वो आगे अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर को देख के, जो दुनिया कर रही है उसको देख के आगे फोकस करना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। बचाने के लिए अगर आप लोग 10 या 15 रुपए लगा लेंगे तो ये सोचें आइंदा आने वाली नस्लें किस तरह से महफूज हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह से हम दरख्त लगाने की बात करते हैं, इसी तरह से खुदा के वास्ते को 8-10 रुपए जो है ना इस किस्म के बैग्स के ऊपर आप लगा लें, ताकि आप अपने बच्चों को हर किस्म की गंदगी से महफूज रख सकें, अपने माहौल को साफ रख सकें, अपने मुल्क को साफ रख सकें। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा, डेफिनेटली जब हम माहौल की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे माहौलियात वाले सर जोड़कर बैठते हैं और फिर कुछ ऑल्टरनेट के बारे में सोचा जा सकता है। एक ऑल्टरनेट तो अदनान साहब यहाँ पर लेकर आए हैं। आप लोगों के माइंड में क्या ऐसे प्लान्स चल रहे हैं कि अगर प्लास्टिक बैग्स बंद हो जाते हैं, कंप्लीट ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं सिस्टम से, देन माहौल को बेहतर करने के लिए क्या क्या चीजें सामने लाई जा सकती हैं? देखिए सरवत, हम ऑल्टरनेट की हर कोई बात करता है। मेरे ख्याल में वो लोग बात करते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे होते इस चीज़ के ऊपर, या मार्केट देखिए अपने आप को खुद एडजस्ट करती है। एक चीज़ बंद होती है तो
दूसरे बिजनेसेस इमर्ज होते हैं। अभी आप इस्लामाबाद में बैन के बाद देखें कि डिफरेंट इंटरप्राइजेस भी, इवन इको एंटरप्रेन्योरशिप जिसको भी हम बोलते हैं, उसके अंडर भी डिफरेंट लोग आगे आए हैं। वो कपड़े के बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलैबोरेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कर रहे हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कैनेडियन हाई कमीशन की आपको मैं मिसाल दूँ तो वो ऐसी ख़वातीन को रीच आउट कर रही हैं जिनका मार्केट में एक्सेस नहीं है, उनसे वो बैग्स बनवाते हैं और वो फिर आपको जो है डिफरेंट आउटलेट आपके यहाँ इस्लामाबाद में उनको प्रोवाइड करते हैं, वो अवेलेबल हैं। मैं, जो लोग ये कहते हैं कि ऑल्टरनेट दें, ऑल्टरनेट नहीं है, मैं उनको कहती हूँ कि आपका 50 से 60 साल पहले हमारे नाना दादा जो इस्तेमाल करते थे, मार्केट जाते तो उनके पास प्लास्टिक जब नहीं था तो वो क्या यूज़ करते थे? वो एक बुनी हुई जो है निटेड थैली होती थी वो यूज़ करते थे, या कपड़े का थैला इस्तेमाल करते थे, या आटे का खाली बैग इस्तेमाल करते थे। तो आपके घर में इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि आप एक बैग बनाएंगे तो वो 5 से 6 महीने आपका फटेगा ही नहीं। तो ऑल्टरनेट तो बहुत सारे हैं। इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू मी कि ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली मुझे मुसर्रत साहबा आप बताइएगा, डेफिनेटली हुकूमत अपने लेवल पे काम कर रही है, आप सब लोग हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेजोल्यूशंस जो हैं वो पेश की जाती हैं, पास कराई जाती हैं, मगर अवाम को किस तरह से इस पूरे माहौल में अपने साथ एडजस्ट किया जा सकता है? इस पूरे सिचुएशन में अवाम का रोल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर सकें। थैंक यू वेरी मच अगैन। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अवाम को तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ खुदा ये जो चंद एक लोग किसी भी चीज़ के बेनिफिशरी होते हैं वो प्रोपगेट करते हैं। अवाम तो चाहेगी कि उनके बच्चों को अच्छी सेहत मिले, अवाम तो चाहेगी कि उनकी हेल्थ इंश्योर हो, उनका माहौल इंश्योर हो, और अवाम की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। आपने कोई प्रोटेस्ट देखा हो, कोई चीज़ देखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम तो हर अच्छी चीज़ को वेलकम करती है और लकीली हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पे अवाम ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया है अबाउट सम सीरियस स्टेप्स। लोगों को आसानी से समझ आती है। ये वो चीज़ है जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, जो एक अनएजुकेटेड एक आम आदमी को भी समझ आती है कि अगर हमें अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली नस्लें तो बाद में आके देखेंगी, ये आज का भी एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, आज का भी एक अलमिया। वी आर फेसिंग दिस क्राइसिस राइट नाउ, सो इमीडिएटली टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज सर्कमस्टांसेस जिसमें आपका माहौल है, जिसमें आपकी पोल्यूशन है, जिसमें आपका सारा सीवरेज सिस्टम चौक, हमें गरीब मुल्क है, तो हमें प्रिवेंटिव्स पे पहले सोचना जाना होगा एंड देन वी विल गो फॉर द क्योर एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंटिव्स में दिस इज द बेस्ट प्रिवेंटिव और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरह मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, अवाम भी इसको उतना ही वेलकम करेंगे एंड दे विल स्पेंड, एक फैमिली अगर 4-5 रुपी अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए यूज करती है और उसमें वो अपने मुल्क को भी, अपने शहर को भी साफ सुथरा रखने में हेल्प करती है, तो इट विल बी ए सेटिस्फैक्टरी थिंग फॉर द पब्लिक। तो पब्लिक तो हर अच्छे काम को वेलकम करती है। तो मेरी अपील है अपने तमाम पाकिस्तानियों से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि आए, रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने का एक जिम्मेदारी बढ़ाएं और पाकिस्तानी होने के साथ साथ आपको पता है हम मुस्लिम्स हैं और ईमान का पहला दर्जा इस्लाम में सफाई सुथराई है। उसके बाद हम पेरेंट्स हैं, तो हमें अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, मुस्तकबिल बेहतर के लिए आप लोगों को ये चीज़ जो है ये ख़त्म करना पड़ेगी, पॉलीथीन बैग्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसके इस्तेमाल को ख़त्म करना होगा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा आपके कीमती वक्त का। मरियम शबीर, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अदनान नसीर साहब, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी सेहत से मुतालिक और ख़ासतौर पर आपकी किस्मत से मुतालिक मैं ज़रूर बात करूँगी। अभी आपकी सेहत से मुतालिक बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में बहुत सारे लोग हैं जो कि लेज़ी हो जाते हैं और सर्दियां ख़ास तौर पे जब आती हैं तो हम सब लोग लेज़ी हो जाते हैं, मगर इसके साथ साथ हमें अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और अगर सर्दियों की मैं डाइट की बात करूँ तो ऐसी ऐसी देसी ग़िज़ाएँ होती हैं और इतना ज़्यादा हम लोग खाना खा जाते हैं सर्दियों में कि हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम कितनी बड़ी मिक़दार जो है खाने की अपने अंदर लेकर जा चुके हैं। और फिर ये होता है कि देसी ग़िज़ाएँ बहुत हो रही होती हैं, हलवे बहुत आ रहे होते हैं, हलवे घर में बन रहे होते हैं और फिर
मज़े मज़े के पकवान तैयार हो रहे होते हैं तो वो हम सब लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। मगर ऐसी ग़ज़ा के साथ साथ हमें ख़ुद को फ़िट कैसे रखना है, और फ़िट रखने के लिए हम लोग जिम जाते हैं। अब मसला ये होता है कि जिम जब आप कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आ रहा होता है, मगर उस पसीने के साथ जब आप निकलते हैं बाहर अपने घर को वापस जाने के लिए तो ठंड भी होती है, सर्दी भी लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि गर्म सर्द बॉडी जैसे ही हो जाएगी तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ख़ुद को किस तरह से हमें फ़िट रखना है, जिम की टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ जब भी मैं जिम की बात करती हूँ हमेशा योगा से रिलेटेड मैं ख़ास तौर पे बात कर रही होती हूँ, क्योंकि योगा है, बहुत सारे लोग हैं जो जिम नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, तो वो घर पे बैठ के कैसे कैसे योगा के टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ख़ुद को फिट रख सकते हैं। और गर्मियों में जिस तरह से हम योगा करते हैं कि सर्दियों से में भी उसी तरह से किया जा सकता है, और वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दिस इज़ वेरी ट्रू कि ऐसा होता है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है और जूसेस का इस्तेमाल भी काफ़ी कम हो जाता है। मगर हाँ ये है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस मौसम में सर्दियों में हमें ख़ुद को फिट कैसे रखना है, इस पर बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। हमेशा की तरह हमारी ग़ज़ाइया सिद्रा इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सिद्रा हमारे ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ योगा एक्सपर्ट है अजीम ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया अजीम, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। फिटनेस के हवाले से कोई और भी है जो हमें ज्वाइन करने वाला है कुछ देर में, वो मैं आपके साथ तारुफ कराऊंगी। मगर अजीम मुझे आप ये बताएं, अब योगा के हवाले से मैं हमेशा बात करती हूँ क्योंकि योगा जो है बड़ा फ़ायदा मंद होता है लोगों के लिए। लोगों को लगता है बड़ी स्लो से एक्सरसाइज है, मगर चलो जो नहीं जा सकता वो घर पर बैठ कर ले। गर्मियों में हम हमेशा कोशिश करते हैं आप घर की छत पे विंडो के करीब कहीं बैठ के कुछ ओपन एयर अगर कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है। सर्दियों की जो टेक्निक्स होती हैं योगा की वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, अगर नहीं होती तो सर्दियों में किस तरह से योगा किया जा सकता है? हाँ सही हो गया। मैं मुश्किल ये जैसे आप डिस्कस कर रही थी, मैं भी डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना दैट इज़ 37.5, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है जो हमारी कुदरती हवा होती है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ ये हो सकता है कि जिस तरह हम रिकमेंड करते हैं कि आपकी कोई भी क्लॉथ है वो वार्म हो। योगा इज़ द बेस्ट डू इन द मॉर्निंग, कि आप उसको मॉर्निंग में करें और आप ग्रीनरी में करें। उसकी डिफरेंस होता है आपकी एसी में और दूसरे पंखे की जो हवा होती है उसके एनवायरनमेंट में। मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मुझे बताया मैं घर में क्या करूँ? बिल्कुल आप योगा कर सकती हैं, डेफिनेटली यू कैन डू योगा इन द मॉर्निंग। घर में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं सर्दियों के अंदर? अब देखें ना, रज़ाई से निकलना बड़ा मुश्किल होता है कंबल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, मगर योगा भी ज़रूरी है, क्या किया जाए फिर? हाँ बिल्कुल आप स्टार्ट करें, आप स्लो जो है ना, इवन यू कैन डू अ लिटिल स्ट्रेचिंग ऑन योर बेड ना। आप बिल्कुल स्टार्ट तो आपने करना है ना, तो आप बेशक अपने बेड से, जैसे आई यूज्ड टू डू इट इन माय जॉब, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता था तो मैं अपनी जॉब पे रहते हुए बहुत लाइट से स्ट्रेचेस कर लेता था। फिर आप उठते हैं, अभी हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि मैं रिसर्च पढ़ता, दिस इज़ एक्चुअली द रिसर्च, व्हेन यू इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, द मोर यू एक्चुअली burn your carbs, okay. you burn your fats and you burn your जो है आपको वेट लॉस में भी वो काम आता है। तो आप कभी भी आपने फील किया होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी भी होगी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे, सांस लेंगे वो गर्म ही होगा। ऐसे होता है, डिड यू एवर एक्सपीरियंस कि जो सांस हम एक्सेल करते हैं वो गर्म होता है, हाथ गर्म करने के लिए हाँ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे फॉग बना रहे होते हैं, चल रहा होता है ये सारा सिस्टम। तो जब हम इनहेल करते हैं नॉर्मली, जब उजाय ब्रेथ होता है, योगा का प्राणायाम होता है, इनहेल करके वही जो प्रैक्टिस हम इनहेल करते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल, उससे हमारी बॉडी भी वार्म होती है और वो भी हमारे जो ना फैट बर्न करती है, वो भी वेट लॉस में बहुत जो है ना वो काम करती है। फैट बर्न करने की आपने बड़ी प्यारी बात की है, मगर मैं सिद्रा से पूछ रही हूँ, सिद्रा अब मुझे बताएं मौसम अच्छा आ गया है, मुझे सुबह निहार मुँह पंजीरी भी खानी है और रात को सोने से पहले मुझे हलवा भी खाना है, तो बताएं मैं इतनी ढेर सारी कैलोरीज अपने अंदर लेकर जा रही हूँ, मैं तो बीमार पड़ जाऊँगी, तो मुझे ये सब चीज़ें खानी भी है मगर ख़ुद को फिट भी रखना है, तो मैं डाइट में कौन सी चीज़ ऐड करूँ या निकाल दूँ? हलवा ना निकलवाइएगा, बाकी सब बताइएगा मुझे। अभी बेसिकली ये होता है कि सर्दियों के मौसम में आपकी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सके। तो डेफिनेटली आपकी जो है वो कैलोरीज कंपैरेटिवली ज़रा बर्न हो रही होती हैं जब हीट की प्रोडक्शन में भी। लेकिन इसके साथ साथ जब हीट प्रोड्यूस होगी तो आपको भूख भी लगेगी, ज़्यादा एपेटाइट भी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी। इसके इस सूरत हाल में अगर आप ज़्यादा जो है हलवे वगैरह खाते हैं तो वो तो आप बैलेंस ही करी जा रहे हैं ना, कि जितना आपने बर्न किया उतना आपने खा लिया। तो इसीलिए ये कहना कि सर्दियों में आप वज़न कम कर लेते हैं वो हमारा बराबर ही हो जाता है। ज़रूरी ये है कि अगर आपको भूख लग रही है उस सिचुएशन में तो आप बजाय हलवों के दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज़्यादा फ़ाइबर है। मतलब ये कि आप नट्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी हैंडफुल ऑफ नट्स। फिर जब हम नट्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शुरू हो जाता है ना, फिर भर के जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। हाँ, तो दैट इज़ नॉट गुड। और इसके अलावा ये है कि सर्दियों में हमारे पास इस तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं
जैसे ऑरेंजेस हैं, ये हमें वैसे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, विटामिन सी में मौजूद होता है। सो इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो सर्दियों के मौसम में हमारा गला ख़राब, ये फ्लू, ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, वो कुदरत ने ही इस तरह का हमें फ्रूट्स उस माहौल में, मतलब लाइक सर्दियाँ आई हैं तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से उस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जो उस मौसम के रिक्वायरमेंट। सर्दियों में तो वाकई ये सारी चीज़ें होती है। अभी मौसमी में देख रही थी आ गए हैं। हाँ। मौसमी बहुत ज़्यादा मीठे और अच्छी वाली आ गई है। ग्रेप फ्रूट है आजकल। इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में आपको रोज़ाना की बुनियाद पे करना चाहिए अगर आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर रहे हैं? मतलब लेकिन ये है कि फ्रूट ग्रुप जो है उसके अंदर से सब में से आपने मिक्स चीज़ें लेनी है। ये नहीं हम कह सकते कि हमने एक ही फूड को लेते जाना है। 4 से 3 to 4 जो होल, जैसे लाइक ऑरेंजेस की हम बात करें तो हम खा सकते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि हर एक की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली डिफरेंट होगी कि वो तो हर बंदे का रिक्वायरमेंट डिफरेंट। तो एक चीज़ हम जो बहुत गलत करते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हम फ्रूट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। उसका पल्प, मैंने सुना पल्प उसका बहुत एग्जैक्टली, उसी में तो फाइबर होता है सारा। तो जैसे अक्सर हम ये देखते हैं कि जिन्होंने वेट लॉस भी करना है वो जूसेस की तरफ जा रहे होते हैं कि जो जूस हम पी सकते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि फ्रूट का इस्तेमाल करें ताकि साथ पल्प भी जाए, फाइबर भी जाए, जो कि आपको फिलिंग इफेक्ट देगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने वज़न की सिद्धा से तो बात की। अजीम, मुझे आप कुछ योगा की अच्छी सी टेक्निक्स बताएं कि भाई सिद्धा ने तो बता दिया कि हलवा थोड़ा कम करें, अब नहीं कोई कम कर सकता, मेरे जैसा हो, कोई मीठे का लवर हो तो क्या कर सकता है? तो अजीम, आप कुछ टेक्निक्स बताएं कि वेट भी आपका गेन नहीं हो, आपका वज़न कम होना चाहिए और आप फिट भी रह सकें। मैं पहले आपको बता देता हूँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि योगा के एक्चुअली बेनिफिट के हवाले से भी ना 3 बहुत मेजर उसमें चीज़ें बेनिफिट में आती हैं जो हमें वेट लॉस में काम करती हैं। हम विल डिस्कस फर्स्ट जो ब्रीथिंग टेक्निक्स है ना, जैसे आप कह रही हैं लोग लेजी है तो उसको परफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट जो जैसे ये मैं भी कह रही थी कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपने खुद भी सुना होगा जो एक्सपीरियंस करती हैं, आपकी स्ट्रेस को भी जो है ना वो कम करती है। स्ट्रेस एक्चुअली कॉजेज द वेट जो है ना गेन। फीमेल में तो वैसे भी उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है एंड देन हार्मोन्स को बेहतर करती हैं, उससे भी आपका जो वेट लॉस होता है। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा, जिसे आप भी कह रही थी, इसका बॉडी टेम्परेचर ख़राब होता है, जो आजकल वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं और वेट गेन का भी उससे इशू होता है, तो वो हमें ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करनी चाहिए। मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें हम नॉर्मल क्या कहते हैं, योगा में हमारा जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है दैट एक्चुअली अब्जॉर्ब जो है ना वो करता है, हीट हमारी करता है एंड द राइट जो होता है वो कूल, वो हॉट एयर को करता है। ठीक है, ये कूल को करता है, ये हॉट को करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं अनुलोम विलोम बोला जाता है उसको, अल्टरनेटिव ब्रीथिंग हम उसको बोलते हैं। आपने सुना होगा, थोड़ा आसान जुबान में आप समझाइएगा, लोगों को इतना योगा की जुबान समझ नहीं आएगी। यस, तो हम जो कर रहे हैं वो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव ब्रीथिंग, यानी कि मैं इसको आपको परफॉर्म करके बताया। तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम ये 2 फिंगर्स होती हैं इसको क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट 2 फिंगर्स हमने थंब को और अपनी रिंग फिंगर का यूज करना होता है। अल्टरनेटिव ब्रीथिंग के एक से एक्सहेल करेंगे, उससे इनहेल देना। अच्छा, आप हमें कुछ अगर करके दिखाएं लोगों के लिए तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब होगा, लोग वो चीज़ ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, तो मैं ब्रीथिंग टेक्निक्स यहाँ पे आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ। ठीक है, परफॉर्म करके बता देता हूँ कि अगर आप जो है ना इसको क्लोज कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को हमने क्लोज करना होता है, राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से हमने लंबा वगैरह सांस भरना होता है, इनहेल करना होता है एंड देन हमने लेफ्ट को क्लोज करना होता है, राइट से एक्सहेल करना होता है। अब जिससे हम एक्सहेल करेंगे उसी से हमने इनहेल करना है, देन जो है हम इससे जो है वो एक्सहेल करेंगे। इसको एटलीस्ट हम जो है वो 20 टाइम्स परफॉर्म करेंगे, यानी कि हमने लेफ़्ट से सांस को इनहेल करना शुरू करना है और लेफ़्ट से ही हमने सांस को एक्सहेल करना शुरू करना है। बहुत सारे लोग जिनके बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं होता, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। वो दैट इज़ कॉल्ड, उसको ब्रेथ ऑफ फायर कहते हैं। वो बॉडी में आपके जो है ना वो एक हीट सी जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, उसमें अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है या कोई और हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल उसको स्लो कर सकते हैं। आपने नाक से इनहेल करना होता है एंड नाक से फॉर एग्जांपल उससे एक आवाज़ ही क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, ठीक है, उसे करना होता है। आपने अपना पोस्टर ठीक रखना। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ ज्ञान मुद्रा, हमने ज्ञान मुद्रा बना ली इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इसमें आपकी सिटिंग पोजीशंस क्या होंगी? सिटिंग पोजीशन आप यहाँ इस तरह भी बैठ सकते हैं, आप चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं। अगर आपने वहाँ बैठने से आलती पालती होती है इसको हम क्रॉस लेग में बैठते हैं, हम उस लेग में भी बैठ के जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जिस तरह से मैंने बताया था फिटनेस से रिलेटेड बात करेंगे तो एक और भी मेहमान मौजूद होंगी, उनका भी तारीफ कराती हूँ। फिटनेस ट्रेनर हैं, ये मोना अली हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मोना, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा मोना, ये एक चीज़ है, एक साइकोलॉजी
साइकोलॉजी है जो मेरी समझ में कभी नहीं आई। मुझे हमेशा लगता है कि वेट अगर आपने कम करना हो तो गर्मियाँ बेस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, आप मज़े से कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज जिम कर रहे होते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और फिर ज़बरदस्त तरीके से आपका वेट कम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी सर्दी में वेट कम होता है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि गर्मियों और सर्दियों का ये कॉन्सेप्ट क्या है, वाकई सर्दियों में वेट आपका ज़्यादा जल्दी कम होता है? इसका एक बहुत बेसिक आंसर है कि गर्मियों में लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सर्दियों में लोग एक तरह से हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। अच्छा। बहुत इनएक्टिव होते हैं, कंबलों में घुसे होते हैं, रज़ाइयाँ चल रही होती हैं, खाने सर्दियों के चल रहे होते हैं। यहाँ की तो सबसे बड़ी कमज़ोरी खाना है, गर्मी है तो उसके अलग खाने हैं, सर्दी है तो उसके अलग खाने हैं। तो उसका सबसे बड़ा एक तो ये रीज़न है इनएक्टिविटी। छुट्टियाँ भी बहुत होती हैं, लोग ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं, ठीक है, सबसे तो ये रीज़न है। हाँ, स्वेटिंग मैं कहूँगी डेफिनेटली एक फैक्टर है। गर्मियों में तो ऑलरेडी यहाँ पे तो जिस तरह के टेम्परेचर्स हमारे हैं तो हमें बैठे बैठे स्वेटिंग हो जाती है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जाकिर, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे भाई जाकिर, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जाकिर मेमन बात कर रहा हूँ सक्खर से। सर बेसिकली मुझे ये पूछना है कि वजन जो है बगैर जिम जाने के वो कैसे मतलब कम किया जा सकता है, जो आपके एक्सपर्ट हैं उनसे मतलब टिप्स पूछना चाहते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था। ठीक है। तो मैं क्योंकि फार्मासिस्ट हूँ, एक मेरा दोस्त है डॉक्टर, तो पहले मैं वॉक भी करता था तकरीबन आधे घंटे और हर वो चीज़ करता था, जिम भी जाता था, सब कुछ करता था, मगर वजन कम नहीं होता था। तो उन्होंने कहा था आप जो है ना वो मीठा जो है ना वो कम कर दें या बिल्कुल ही जो है ना वो बंद कर दें। अच्छा, मीठा वैसे मेरे भाई आप खाते कितना है मीठा, ये बताएं पहले मुझे। मैं बेसिकली जो है ना वो क्योंकि हम फील्ड के बनने में तो ज्यादातर चाय वगैरह जो है ना वो 4-5 मरतबा पीते थे, खासतौर पे विंटर में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे इस तरह से करें जाकिर, अपनी एज बता दें और अभी जो आपका वजन है ना वो दोनों चीज़ें ये मुझे बता दें आप। अच्छा, एज 35 ईयर है और वजन जो है वो 75 है। 75 है। चलिए आप हमारा शो देखते रहिए, अभी मैं जवाब ले लेती हूँ फटाफट आपके सवाल का। साजिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, आप क्या जानना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जितने हैं आर्मी के जवान हैं इनका वजन तो नहीं बढ़ता है, ये सिविल लोगों का वजन बढ़ जाता है, तो ये क्यों? इस बारे में मेरा सवाल था। लो भाई साजिद को मैं अभी जवाब ले देती हूँ कि जी आर्मी के जवानों का वजन क्यों नहीं बढ़ता। बहुत शुक्रिया साजिद, थैंक यू, आपने कॉल किया। अच्छा, जाकिर का सवाल था मोना, आप मुझे बताएं। अब जाकिर जो है वो 35 एज है, 75 kg उनका वेट है, बगैर जिम के वजन कैसे कम कर सकते हैं? फिर मैं डाइट का भी पूछूंगी इसी तरह से। मैं उसी पे आने लगी थी। अगर जिम का, पहली बात तो टाइम तो निकालना चाहिए। डाइट और जिम एंटायरली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यस, एक दूसरे को हैंड इन हैंड सपोर्ट करती हैं। वो 80% हमारी डाइट होती है, 20% हमारा वर्कआउट होता है, मगर वर्कआउट का भी बहुत ज़्यादा असर होता है आपकी टोनिंग में, आपके स्टैमिना बिल्ड करने में, वो आप डाइट से नहीं कर सकते। बट अगर इनका जिम का इशू है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आई वुड से अपनी ऑब्वियसली डाइट कंट्रोल करें। सबसे बेसिक रूल आपका ये होता है कि सोडियम और शुगर लेवल्स जो आपके हैं उसकी जो इनटेक है वो आप कंट्रोल करें। हाँ, ये बता रहे हैं। अब जाकिर कह रहे हैं कि जी मीठा, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि वो आप ख़त्म करें, चाय वो दिन में 4 से 5 दफ़ा पीते हैं और मीठे पे शायद वो भाई मेरे जैसे ही हाथ नहीं रुकता उनका। तो मुझे बताएं कि डाइट के अंदर कौन सी चीज़ें उनकी निकाल देनी चाहिए या ऐड आपको लगता है कि कर देनी चाहिए, और उनकी रूटीन क्या सेट होनी चाहिए कि उनका वेट भी कम हो? जैसे कि मोना ने ऑलरेडी बता दी कि 80% आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है और बाकी 20% आपकी एक्टिविटी ज़रूरी है। अब एक्टिविटी ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप कोई फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, लीन मसल मास का लॉस होगा, जिसकी वजह से आपका वेट कम करना मुश्किल हो जाएगा। सो डाइट के अंदर आपने क्या करना है, हम अक्सर औकात यहाँ पे भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाका करके डाइटिंग कर रहे होते हैं, मतलब क्रैश डाइटिंग जिसको हम कहते हैं कि फ़ौरन से हमें रिजल्ट हासिल हो जाए। सो वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमें ये चाहिए कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, दिन में 3 बड़े खानों के बजाय आप 5 से 6 दफ़ा जो है वो खाएं, लेकिन खाना क्या है और उसके पोर्शन कंट्रोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने थोड़ा सा लेना है लेकिन वक्फे के साथ जो है वो आपने खाते रहना है। इसके अलावा ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है, जूसेस वगैरह आपने बिल्कुल नहीं लेने। डाइट के अंदर पानी तो बहुत कम हो जाता है सिद्रा, सर्दियों में आप पानी तो यूज़ ही नहीं कर पाते, हम पीते हुए हमें ठंडा लग रहा होता है, हम कहते रहने दो। तो पानी का जो इंटेक हमारे अंदर कम चला होता है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं सर्दियों में? उसको ऐसा पूरा कर सकते हैं कि आप बाकी चीज़ें जिसके लिए फ्लूइड है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास ऑरेंजेस हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो अपनी डाइट के अंदर हिस्सा बनाएं। लेकिन पानी का ऑब्वियसली मुतबादिल तो कोई नहीं है, वो आप हमें पानी को लेना ही है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो तभी आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। सुबह सवेरे
सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ टेक्निक्स हमें करके सही दिखाएंगे, है। डेफिनेटली वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, पता चल रहा होता है कि भी आपने किस तरह से कोई काम सही करना है। है। सजाद साहब के लिए एक और है, वो जो लोग जो कहते हैं जी हम वर्कआउट नहीं कर सकते। नॉर्मली योगा का जो है ना बड़ा फेमस सूर्य मुद्रा का बोला जाता है। अगर वो नॉर्मल ये जो आपकी फिंगर्स होती हैं, रिंग फिंगर्स हैं, उसको अगर आप प्रेस करके रखते हैं ना, ये दैट इज़ रिसर्च एज वेल दैट इवन हेल्प्स टू लूज द वेट। लेकिन अगेन उसके लिए डाइट का ज़रूर आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। इसको आप टीवी देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप नॉर्मल जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं बैठ जाता हूँ, आप यू कैन एक्चुअली जो है ना सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और आप इस तरह से बैठ के इसको आप थोड़ा सा प्रेस किया हो और आप इस तरह से भी जो है वेट लॉस कर सकते हैं। आप इसको 20 मिनट्स तक जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली जो वेट लॉस की जब बात आती है तो नॉर्मल बहुत सारे जो है ना वो ट्रेनर जो है वो प्लैंक वगैरह कहते हैं, लेकिन हम देखा गया कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उनसे प्लैंक नहीं होता। ठीक है, तो उनको स्लो जो है वो जो लो इंटेंस की एक्सरसाइज होती है दैट हेल्प्स अ लॉट। तो पहली जो मैं आपको बता रहा था जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है वो मैं गाइड करना चाहूँगा। उसके लिए क्या होता है, ब्रेथ ऑफ फायर उसको बोला जाता है। मैं बैठा हूँ, नॉर्मली आप ध्यान मुद्रा बना ली, हमने एक लंबा सांस लेना होता है नाक से ही हमने एक्सेल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इनहेल करेंगे और उसकी एक फायर की आवाज़ है। फॉर एग्जाम्पल इनहेल करेंगे एंड देन एक्सेल करेंगे, एक हीट जनरेट होती है। ये मैंने उनके लिए बताया अगर किसी को जो है वो ब्लड प्रेशर हाई रहता है या और कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसको वो स्लोली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन विद दी साउंड ऑफ ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल इनहेल करते हैं, इस तरह कर सकते हैं। आप इसको 2 दफ़ा परफॉर्म करेंगे। इसके कितने सेट्स आपको करने पड़ते हैं? आप इसको एटलीस्ट स्टार्ट करें 20 टाइम से, लेकिन आप इसको जो है वो 5 मिनट तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यंग है, जिस तरह वो 35 ईयर एज है, अगर वो परफॉर्म करना रहते हैं, ऑफिस में है, बिजनेस करते हैं, तो हम उसको नॉर्मल परफॉर्म करते हैं। नाक से इनहेल होगा, नाक से एक्सेल होगा, लेकिन हम परफॉर्म क्या करेंगे, हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे। इससे आपकी बॉडी भी, अपर बॉडी में भी हीट अच्छी खासी जनरेट होगी। ठीक है, हम हाथ ऊपर ले गए, हम इनहेल करना, साउंड वही रहेगा, वही साउंड रहेगा। हाथ हमने ऊपर किए, हाथ ओपन है, हम इनहेल करेंगे, नीचे आते हो हमने एक्सेल करना, खींचना है हाथों को। ठीक हो गया। ये मैं कुछ टाइम करूंगा तो इवन कि आप बहुत सर्दी भी होगी तो एकदम आपको स्वेटिंग आना शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको परफॉर्म करना था, कोई हेल्दी है, That's good. इस तरह परफॉर्म करते टाइमिंग आपकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? आप स्टार्ट जो है इसको 30 टाइम से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो वो 30 टाइम करेगा तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा उसके बाद ब्रीथिंग की, डीप ब्रीथिंग की उसको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो आप इसको जो है वो 5 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं, 10 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैं 2-3 आसन बताना चाहूँगा जो तमाम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था जिनका वेट ज़्यादा होता है, नॉर्मली जो हमारे पास भी लोग आते हैं दे कांट डू प्लैंक, इवन कि प्लैंक की बहुत वेरिएशंस होती हैं लेकिन वो उसको नहीं कर सकते। ठीक। सो द बेसिक एक्सरसाइज दे कैन डू इज दैट इज कैट एंड काउ पोजीशन। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि आपका जितना हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न करते हैं, उसको एक्सेल करते हैं, तो हम एक्चुअली वेट लॉस कर रहे होते हैं, हम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। तो हमने परफॉर्म करना है स्टार्ट से, जिसको हम कैट एंड काउ पोजीशन बोलते हैं। हमने हाथ रख लेने शोल्डर विड्थ के मुताबिक और हमने इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखना है, एंड वी हैव टू आर्च योर बैक नीचे की तरफ होगी। इनहेल करते हुए इस तरह से फुल इनहेल किया, एक्सेल करते हुए ऑल द वे हमने जो है वो शोल्डर्स को उठाना है हमने, और हेड को फॉरवर्ड करना है, चेन ऑल द वे टक्ड इन होगी, इस तरह से काउ की पोजीशन होगी। ठीक हो गया जी? आई डू इट 2 to 3 टाइम मोर। इनहेल करेंगे इस तरह से ऊपर देखते हुए, हमारी बैक बिल्कुल जो है वो नीचे की तरफ होगी। एक्सेल करते हुए ऑल द वे फॉरवर्ड मूव करना। इसी पोजीशन को भी आप जो है इनहेल आप जो है वो 30 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन एक्सेल। इवन ये जो है हमारे इमोशंस होते हैं उसको भी स्टेबलाइज करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है। ठीक है। अच्छा अजीम, आप आ जाइए, मोना से कुछ एक्सरसाइजेस हम पूछ लेते हैं। अच्छा मोना, सर्दियों में रिस्क फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं बढ़ जाता है, अगर कोई इन केस खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो रिस्क फैक्टर को कम भी कर देती हैं और आपके फिटनेस को बरकरार भी रखती हैं? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, गर्मी में तो हमारे फिटनेस लेवल्स, क्योंकि हम एक्टिव होते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत इंजरी प्रोन स्टेट से गुजर रही है तो आप वही ऑप्शंस इजी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फुल बॉडी एक्सरसाइज बताती हूँ जिसको हम बर्पी बोलते हैं। ठीक है, वो कार्डियो की एक्सरसाइज है, मगर इट्स अ कॉम्पाउंड मूव, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस। वो कैम है उसकी तरफ प्लीज। तो बर्पी जो है हमारा, सबसे पहले तो मैं आपको एक रूल बताऊंगी, जब भी आप एक्सरसाइज कोई भी करने लगे, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपने अपने एनाटॉमिकल न्यूट्रल पोजीशन में खड़े होना है। यू हैव टू रोल योर शोल्डर्स बैक एंड डाउन, पेट आपने अंदर खींचना है ताकि आपका कोर आपका जो है एंगेज रहे थ्रू आउट,
वर्कआउट और आपकी बैक प्रोटेक्टेड रहे। आपकी बैक में जो आर्च होता है, जो आपकी स्पाइन के 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है, थोरैसिक, सर्विकल, थोरैसिक एंड लंबार में सबसे ज़्यादा इंजरी हो सकती है क्योंकि उसमें कर्व होता है। तो सबसे पहले तो आपने पेट अंदर खींचना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको सबसे इजी ऑप्शन बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है, बिगिनर भी, जो थोड़ी सी एडवांस भी करते हैं वो भी। आपने अपने आर्म्स को एक्सटेंड करना है ऊपर, साथ आपने करना है काफ रेज, ठीक है। हील्स आपने उठानी है, दिस विल एंगेज द बैक ऑफ योर लेग्स, काफ रेज। उसके बाद आपने जाना है टच द फ्लोर, यू गो इन अ स्क्वाट, टच द फ्लोर विद योर पाम्स, देन यू वॉक बैक इनटू अ प्लैंक, ठीक है। आप इसको होल्ड करेंगे 3 सेकेंड्स, उसके बाद वापस आपने इसी तरह अंदर आना है, राइज अप एंड रिपीट। ये आपने, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 15 टाइम्स एट अ स्ट्रेच आप इसको करें। अगर आप बिगिनर नहीं हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपने काफ़ी देर से वर्कआउट नहीं किया हुआ और आप दोबारा करना चाहते हैं, 30 रेपिटेशंस ऑफ दिस एंड 4 राउंड्स। अगर आप सिंपली ये भी करते हैं ना, एंड यू एंड इट ऑल विद अ 2 मिनट प्लैंक, आप रोज़ ये करें, आप फिट रहेंगे। हाँ, अगर इसके आपको लग रहा है आपके लिए बहुत इजी हो रहा है तो इसका एक दूसरा वेरिएशन मैं आपको बता देती हूँ। काफ रेज, हैंड्स डाउन, वॉक बैक, यहाँ तक तो वही हो गया ना, यू जंप बैक इन, हार्ट रेट इससे ऊपर थोड़ा सा आपका जाएगा। इसका सबसे डिफ़िकल्ट वर्जन अगर आपको लगता है कि अब आपने ये भी मास्टर कर लिया है तो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, यू शूट अप, अपनी टोज़ पे आपने बहुत सॉफ्टली लैंड करना है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट योर एंकल्स एंड योर नीज, ठीक है। अप डाउन, पाम्स ऑन द फ्लोर, शूट बैक, जंप बैक इन, राइज अप एंड रिपीट। ये मैं फिर बता रही हूँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। अगर आप कुछ और नहीं भी करते, डेली आप एटलीस्ट 50 to 60 बर्पीज़ भी करते हैं और एक प्लैंक होल्ड करते हैं, प्लैंक होल्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने अगेन कोर अपना टाइट करना है, प्लैंक होल्ड भी एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, आप कोई मैट भी ले सकते हैं इसके लिए, एल्बोज़ आपने रखनी है। ज़्यादा अच्छी वेरिएशन प्लैंक की होती है एल्बो प्लैंक। द क्लोजर यू आर टू द फ्लोर द मोर यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। हील्स आपने आगे को पुश करनी है और आपने मेक श्योर करना है कि आपके नेक से लेके आपकी टेलबोन तक एक स्ट्रेट लाइन है और आपने इसको होल्ड करना है 30 सेकंड्स। कितनी देर के लिए? 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स के लिए करना है। और लोग जिन्होंने बता दें कि ये एक्सरसाइज जो है ना घर में चप्पलें पहन के ना करना शुरू कर दें। हाँ, आप सॉक्स पहन के भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली ऑल यू नीड इज अ मैट, से अवॉइड करें। ऑल यू नीड इज अ मैट, ठीक है। हार्ड सरफेस पे ना करें, ऑब्वियसली वो आपके जॉइंट्स के लिए भी बैड हो सकता है। हाँ, चलिए दूसरी एक और चीज़ है कि ब्रीदिंग, प्लीज़ आपकी एक्सरसाइज में आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, कुछ लोग सांस रोक लेते हैं, हाँ, तो एक्सहेल आउट करें। भाई मोना के ऊपर कोई नाम नहीं है, आना चाहिए सीधा फटाफट को मैसेज डाइट के हवाले से अगर आप लोगों को देना चाहें कि वजन भी कम रहे और डाइट भी अच्छी रहे। हाँ, सर्दियों के अंदर जो है आप नट्स का इस्तेमाल करें बजाय बहुत ज़्यादा हलवे और मीठी चीज़ों के खाने के। मुझे डायरेक्टली कह रही हैं आपको तो अच्छा जी, नट्स जो है वो आपने लेने हैं, लेकिन हैंडफुल ऑफ नट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो खाना नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंक वाली चीज़ें, कैश्यू नट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, उसका इस्तेमाल करें। और फ्रूट्स में विटामिन सी जिनमें होता है उसको इंटेक करें ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग। चलिए, इसके साथ ही मेरे तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपकी तशरीफ लेके आई। अजीम सुबैर, आपका भी शुक्रिया। मोना, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी ब्रेक की तरफ फटाफट बढ़ते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो किस्मत किस्तानों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेरे सेट का एक पूरा व्यू देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी मैं आपकी किस्मत से रिलेटेड बात करने जा रही हूँ और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। डेफिनेटली जो किस्मत की जिस हाल से खुद गुजर रहा है वो खुद मुझे बताएगा और उसके लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, हमें सवालात बताने पड़ेंगे, डिटेल बतानी पड़ेगी, तो उनका हल निकालेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के मैं तारुफ़ करा देती हूँ, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर अक्सर हमारे सुबह सवेर पाकिस्तान की टीम के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे सेट का हिस्सा बनते हैं, रौनक बख्शते हैं। अजीम जाफरी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया अजीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कराची स्टूडियो से हमारे साथ बहुत ही प्यारी एस्ट्रोलॉजर सारा गाज़मी मौजूद है, थैंक यू सो मच सारा हमें ज्वाइन करने के लिए। कहते हैं हमेशा जो है वो तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले उसका खुलासा बता देना चाहिए, तो खुलासा जो है मैं सारा से पूछ लेती हूँ। सारा, डिटेल में तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मगर मुझे पहले ही आप बताएं कि ये हफ्ता किस किस सितारे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और किसको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत पेश आएगी।
अच्छा, मैं 6 ऐसे आपको ज़ोडिएक्स बताऊंगी जिनका वीक अच्छा जाएगा, विच इज़ कैंसर, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस के लिए कंपैरेटिवली दिस वीक विल बी बेटर देन अदर ज़ोडिएक साइंस, बट अगेन हम जाएंगे जब उसके मैं आपको बताऊंगी, बट ये 6 ऐसे ज़ोडिएक्स हैं जिनका कंपैरेटिवली वीक काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। चलिए ज़बरदस्त है। तो मोहतात किसको होने की ज़रूरत है? एरीज, टॉरस हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जो बाकी इसमें आते हैं, एक्वेरियस हैं, पाइसेस हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज हैं। पाइसेस को ना फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा रहेंगे तो वो ओवर स्पेंड ना करें। बाकी जो मैंने ये 6 जो बताए हैं आपको, कैंसर, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, इनका कंपैरेटिवली वक्त अच्छा है, बट अगेन थिंग्स विल बी हैपनिंग बट एट अ लो स्पेस जो होती है हमारी, तो वो ना उम्मीद ना हो, आगे थोड़े ट्रांसिट्स अच्छे आने वाले हैं। इन नवंबर जुपिटर का ट्रांसिट होगा, देन मर्करी रेट्रोग्रेड है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करें ईच एंड एवरी साइन, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला शो में। तो सारी बिल्कुल बिल्कुल सारन से बात की हैपनिंग गुड, बट थोड़ा ठीक है। अजीम जाफरी साहब, आप मुझे बताएं कि जैसा से सारन बताया जिन सितारों के हवाले से कि मोहतात रहने की ज़रूरत है, मोहतात का जहाँ पे लफ्ज़ आता है ना, वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये मोहतात बंदा कौन सा होगा और इसको करना क्या होगा किसी भी नुकसान से बचने के लिए? देखना ये है कि कौन से साइन को हम कहें। आपको क्या नजर है? एरीज वालों का तो बहुत अच्छा है ये वीक की बात करिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। ये वीक की जो है ना एरीज वालों का, स्पेशली बच्चे एजुकेशन से डिस्टर्ब हैं तो वो सही होगी इस वीक में। उनकी कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, किसी को घर चेंज करना है, किसी को कन्वेंस चेंज करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है एरीज वालों का। टॉरस वालों का उनसे भी ज़्यादा अच्छा है, उनका 3rd हाउस का लॉर्ड अपने घर में है पूरा, तो उनके अच्छे स्टेप्स का रिज़ल्ट मिलना, या वो जो स्टेप लेना चाह रहे हैं या कन्फ्यूजन का शिकार थे, अब तक डबल माइंडेड थे, वो आज से क्लियर हो रहा है। जेमिनाई वालों का आज से फाइनेंशियली गेंस का हो रहा है, पैसे आने ही आने हैं उनके पास 2 दिन, मगर शर्त ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से ये स्टार्स हों। ये पता सन साइन से होगा तो नहीं, सन हमसे दूर है, मून हमसे नज़दीक है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। उसकी भी प्लानिंग है कि हम उनको कोड दिया करेंगे, जैसे हमारे जो कॉलर्स हैं ना, ये जो हमें ईमेल किया करेंगे, हमको कोड देंगे, आपका कोड है 4 and 2, ठीक है। हाँ, तो फिर वो हमें जब ये बताया हमारा 4 and 2 है जी, हमारा बताएं आज का दिन कैसा गुजरेगा, या हम वो बताएंगे। ये वैसे जबरदस्त हाँ, ताकि उनको हम बताएं। वो बेचारे फिर क्या होता है, अजीम साहब तो कहते हैं आज पैसे मिलेंगे, हमारा तो नुकसान हो गया, वो बेचारे सन साइन से देख रहे हैं, ठीक है ना, जबकि हम उनको गाइड कर रहे हैं मून से। अच्छा, कैंसर वालों का जो है उनका बहुत अच्छा दिन है ये पूरा वीक ही, उनका ज़हनी सुकून, उनका शादी के मामलात, औलाद की परेशानियां ख़त्म, उनकी सेहत अच्छी होगी। लियो वालों का ख़तरा है, ख़ास तौर से ये 2 दिन उनको हैवी एक्सपेंडिचर्स अवॉइड करने चाहिए। अगर होता है ना कोई आप चीज़ ख़रीद रहे हैं, सपोज़ आज कोई मकान, गाड़ी, कोई भी घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये चीज़ें अवॉइड करें। आप अगर अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार वो हम कौन सी डेट रखें ऑपरेशन की, हॉस्पिटल की है एडमिट उनका, वो अवॉइड करें। कोई भी ज़िंदगी का अहम काम अवॉइड करें। ये लियो वाले वैसे ही बड़े शाह खर्च होते हैं जाफरी साहब, वो वैसे ही होते हैं, तो अभी सबसे छोटी बहन बड़ी शाह खर्च है। अच्छा, हाँ, अब ये नहीं देखा कि हमने उसके वो वाली वो है लियो या सनसाइन लियो है, ये वाली नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आज क्या कहते हैं, ये हम लियो के कह रहे थे ना जी, अभी लियो डिस्कस। अच्छा, अब आ जाए विर्गो वालों का बहुत अच्छा है, गेंस का है, हर तरह की ख्वाहिशें पूरे होने का है। लिब्रा वालों का उनसे ज़्यादा अच्छा है, जिसकी प्रमोशन या जिसकी जॉब ख़तरे में पड़ी हुई है वो बहुत अच्छा वीक जाएगा। वो जो सर पे बादल मंडला रहे हैं वो टल जाएंगे, वो छट जाएंगे, और बिज़नेस में भी उनको कोई अच्छी इस वीक में डील नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो वालों का बहुत अच्छा है, अगर चे वो थोड़ा सा ये 2 दिन आज और कल के ये गुजार लें, मियाँ बीवी किसी बात पे झगड़े ना, ठीक है ना, क्योंकि कोई खटपट के चांसेस हैं। सेजिटेरियस वालों का मैं कहूँगा थोड़ा सा एहतियात करें, ख़ास तौर से वेल यू आर ड्राइविंग, ठीक है ना, चाहे बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, चिंची चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपने केयरफुल रहना है। ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अवॉइड करें अनटिल अनलेस कि बहुत ही कोई इमरजेंसी आ गई है, कभी जाना पड़ रहा है, अदरवाइज आप कह रहे हैं यार मैं 2 दिन बाद आऊँगा, ठीक है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वालों का ट्रैवल ठीक है, उनका ट्रैवल अच्छा होगा, ठीक है ना, उनके अपॉर्चुनिटीज़ बल्कि ये इस वीक में मुझे कोई नज़र आ रही हैं, कोई रुका हुआ काम, कोई वो वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, वो होता नज़र आ रहा है। एक्वेरियस वालों का मैं कहूँगा हेल्थ इश्यूज़, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, ठीक है। पाइसेस वालों का मैं कहूँगा बहुत अच्छा वीक है, उनको कोई गेंस, सडन गेंस
अनएक्सपेक्टेड गेंस और औलाद की तरफ से कोई अगर कोई खुदा ना करे कोई इशू था वो उनका सही होने वाला। चलिए ये तो आपने खुलासा हमने जान लिया। अभी सारा महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर ट्रीट तो दोस्तों ने लेनी है जिनकी आज सालगिरह है। दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आज सालगिरह की ट्रीट मिलेगी, तो वो मुझे बताएं कि जिसकी सालगिरह का दिन है वो दिन कैसा उस बेचारे का रहेगा। आज का दिन अगर हम 21 की बात करें, 21 अक्टूबर एड्स अप टू नंबर 3 विच इज़ जुपिटर। जो भी इंसान इस दिन बॉर्न हुआ है और होंगे वो काफ़ी टॉकेटिव, क्रिएटिव और कम्युनिकेटिव होंगे। तो बाकी उनका जो हम अगर वो तो पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड दे विल बी ट्रीटिंग देयर फ्रेंड्स। बट अगेन अगर आज के दिन की बात करें तो एड्स अप टू नंबर 3, और अगर हम टोटल आज की पूरी डेट ऐड करें इट्स एड्स अप टू नंबर 7 विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जो आपका साउथ नोड होता है, या तो उसको आप अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दें तो नेपट्यून से भी किया जाता है। तो ये वाले काफ़ी लोग क्रिएटिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और वक्त के साथ साथ थोड़े बहुत हाइपर भी होते हैं, बट मोर अगर वो अपनी एनर्जी अच्छी तरह चैनलाइज करें तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। बट अगेन ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अगेन वो आपने बोला इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी एंड एक्सपेंशन, तो हाई एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है इनके लिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सबसे पहले शाहिद मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। शाहिद, जानना चाह रहे हैं आप? जी, मैं अपनी सेहत के बारे में और अपने 2 बच्चे हैं मेरे, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ जी। अच्छा ठीक है शाहिद, इंफॉर्मेशन हमें बताइए, चीज़ें शेयर कीजिए। जी, मेरा नाम शाहिद महमूद है, वालदा का नाम हफीज़ा बीबी है और मेरी तारीख पैदाइश है 14/1/1975 जी। ठीक है। और मेरी एक बेटी है जी हमना शाहिद, ठीक है, उसकी है 21 दिसंबर 2007 जी। ठीक है। और एक बेटा है मेरा जी हमजा शाहिद, उसकी 5 मई 2009 जी। ठीक है। और इन दोनों की आई साइट का बहुत ज्यादा मसला है। हमना की तो एज बहुत ज्यादा है लेकिन वीक है वैसे भी, और नजर का मसला है दोनों को, और मुझे भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है और वैसे भी ज्यादा ये मसला होता है। तो ये मैंने पता करना था कि ये मेरा प्रॉब्लम सितारों वगैरह क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी इस तरह का। अच्छा शाहिद मेरे भाई, मुझे ये बताइए, आपने अपने बच्चों का बताया हमना और हमजा का, इन दोनों की वालिदा का नाम बता दें। मेरे ख्याल में आपने अपनी वालिदा का नाम बताया था, लेकिन इनकी वालिदा का नाम भी अगर आप शेयर कर लें। जी, इनकी वालिदा का नाम है सैमा शाहिद जी। ठीक है, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। जरका हमारे साथ मौजूद है। जी जरका, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बैलेंस, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1993। 1993? हाँ जी। ठीक है। और जिसके साथ पूछना, मुझे ये पूछना कि मैं जिसे लाइक करती हूँ मेरी इससे शादी होगी कि नहीं। माजरत के साथ जरका दोबारा से रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाई। मुझे जरका के हवाले से बताइएगा। मोहम्मद नईम आई थिंक हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई, बात कीजिए। जी मोहम्मद अली, बात कीजिए। जी, मैं जी पाटपतन से बोल रहा हूँ जी। तो मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। डेट ऑफ बर्थ जो मेरी आईडी कार्ड पे है वो है 1 जनवरी 1972 जी। ठीक है। तो मुझे पूछना था जी कि मेरा स्टार कौन सा बनता है जी, और इस वीक में कहीं से पैसे मिलेंगे कि नहीं जी। अच्छा, आप अपनी पैदाइश का वक्त हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या अपने वालिदा का नाम? वालिदा का नाम है जी, मेरी का नाम नुसरत सुगरा जी, वालिद का नाम है जी कुर्बान अली। कुर्बान अली। वक्त याद है किस वक्त पैदा हुए थे आप? अम्मा तो यही बताती होती थी जी कि कोई फजर के नजदीक ही पैदा हुए थे जी। अच्छा चले ठीक है, मैं पूछ रही थी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। साजिदा हमारे साथ मौजूद, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी साजिदा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिदा नहीं, मैं फाइजा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरी टीम ने मुझे आपका नाम साजिदा बताया। चलिए, आपका नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बात कीजिए फाइजा। जी, मेरी डेट ऑफ है 27 जून जी 1982। ठीक है जी। तो मुझे अगर अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है आजकल, तो ठीक है फाइजा, आप इस तरह से कीजिए, अपनी अम्मी और अब्बू दोनों का नाम बता दीजिए। मेरी अम्मी का नाम सोबिया है और मेरे अब्बू का नाम एहसान है।
एहसान है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। मैं पूछ लेती हूँ सबसे पहले शाहिद के बारे में। जाफरी साहब आप बताइएगा, शाहिद हैं, अपने दोनों बच्चों के लिए परेशान है, हमना शाहिद और हमजा शाहिद के लिए, और इनकी नज़र का बहुत मसला है। बस कैलकुलेट किया, बच्चियों का नहीं किया था क्योंकि वो लिखने में। ठीक है, आप शाहिद साहब का बता दीजिए। शाहिद साहब का जो है ना, एक तो जो प्रॉब्लम है कि एक स्टार वीक चला आ रहा है 2017 के अक्टूबर से, वो तो चलें 2 साल हो गए, मगर मुझे अब थोड़ा सा इनको ये कहूँगा कि और केयरफुल होना है 24 जनवरी 2020 से 2.5 साल के लिए। ठीक है ना, इनको और थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो उसका बड़ा बेहतरीन एक हल बता देता हूँ इनको कि ये सैटरडे के दिन ना अभी से ही एक सदका दिया करें काली चीज़ का। अब मिसाल के तौर पे काला कपड़ा है, काली चप्पल है, कोई चाय की पत्ती है, किसी को भी डोनेट कर देना जैसे काली चीज़ का। हाँ। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सैटर्न सितारा जो अभी वीक है और मज़ीद होने जा रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या कहते हैं रेमेडी हो जाएगी। ठीक है, वो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सारा आप मुझे बताइएगा, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वालिद और वालिदा का नाम बताया नुसरत एंड कुर्बान, और कहा कि 1 जनवरी 1972 को पैदा हुए। उनका स्टार कौन सा बनता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। मैंने उनकी डिटेल्स नहीं दी थी, इसलिए आप मुझे रिपीट कर दे तो मैं उनको बता देती हूँ। जी, मोहम्मद अली है। दूसरा किया था 25 में। जी 1 जनवरी 1972 को वो पैदा हुए हैं, अपना स्टार पूछ रहे हैं। उनका पाइसेस बनता है, अगर वो किस एरिया से बात कर रहे थे, आई गेस ही वाज फ्रॉम लाहौर। अच्छा, तो अगर उनका वो बनता तो उनका असेंडेंट विल बी हवाले से पाइसेस स्टार बनता है सारा 1 जनवरी, क्योंकि उनकी नहीं, द थिंग इज दैट कि इट्स नॉट कि आप किस दिन पैदा हुए हैं। जब आपका पूरा डेटा बनता है तो आपका असेंडेंट होता है एंड द मून साइन इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट नॉट द सन साइन। बट जब हम लोग स्टडी करते हैं चार्ट, तो एज आई टोल्ड यू लास्ट वीक एज वेल कि असेंडेंट एंड मून साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्हें 1 जनवरी 1972 के हिसाब से, मुझे उन्होंने टाइम और प्लेस नहीं बताया, मैंने प्लेस उनका लाहौर रखा है, तो उसके अराउंड जो हमने न्यूट्रल टाइमिंग से पाइसेस उनका असेंडेंट है एंड हिज मून साइन विल बी जेमिनी। तो वो जब भी हॉरोस्कोप्स देखें या वीकली जो हम बताते हैं तो वो उसको फॉलो करें। ठीक है, अच्छा जरका मेरी बहन हमारे साथ थी, मैं उनका सवाल नहीं सुन पाई थी, अगर मेरी टीम मुझे बता दे तो वो मैं उनका जवाब ले लूँगी। हमारे साथ जाफरी साहब फायजा थी और वो अपनी सेहत के बारे में पूछना चाह रही थी। फायजा या साजिदा? फायजा, साजिदा था, लेकिन फायजा उनका ओरिजिनल नेम है, जो साजिदा हम कह चुके थे। सोबिया उनकी वालिदा का नाम है, एहसान उनके वालिद का नाम है। 27 जून 1982 हमें एस्ट्रोलॉजी में ना वी डोंट नीड वालिदा और वालिद का नाम। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप अपना ले लेती हूँ ताकि वो क्लियर हो। उनका नाम होना चाहिए, उनका वालिद वालिदा का हमें जरूरत नहीं इसमें। और हाँ, टाइम ऑफ बर्थ इज इम्पोर्टेंट, अगर वो भी नहीं है तो हम मून से कैलकुलेट करते हैं। अब इनका जो है ना विर्गो है मून साइन, ठीक है, तो तकरीबन 2.5-3 साल से ना ये डिस्टर्ब थी, मगर इंशाल्लाह जैसे ये 24 जनवरी को सैटर्न आ रहा है, ये अब इनकी हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये। अच्छा, दूसरा ये कि इनको चाहिए बुध के दिन हरे कपड़े पहने ग्रीन कलर के, और ग्रीन कलर का कोई सदका दें, जैसे किसी गरीब को सब्ज़ी दे दें, कोई हरा कपड़ा दे दें, हरी मिठाई दे दें, इस तरह के जो है ना छोटे मोटे ये रेमेडीज करें बुध को, तो देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा, इनके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा सारा, आप हमना का कर दीजिए कि 21 जी आप बताइए उनकी। जी 21 दिसंबर 2007 को पैदा हुई है हमना। इनकी भी नज़र का बहुत मसला है। इनकी वालिदा का नाम साइमा शाहिद है और वालिद का नाम है शाहिद, तो ये परेशान है अपने टाइम इनका, अगर टाइम इनका और ये कहाँ से हैं, अगर टाइम तो उन्होंने कुछ बताया था कर पाएंगे, बिल्कुल शेयर नहीं कर पाए। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट सवेरा करूंगी आपके व्यूअर्स से कि वो ज़रूर टाइम और प्लेस ज़रूर बताएं। हमें पेरेंट्स के नाम की ज़रूरत नहीं है, बट टाइम एंड प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्यूरेसी आती है रीडिंग में, ताकि हम हेल्प आउट कर सकें। प्लेस दोनों चीज़ें मैं पूछ लूँगी, मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। जाफरी साहब मेरे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में फटाफट आप ये बताएं। हमेशा कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, लोगों की पहुँच से सब्जियाँ, फल, दालें, आटा, घी, चिकन, मटन, बीफ सब गायब हो गया है। मुझे बताएं कि हवाखोरी करना शुरू कर देंगे आप, अभी भी कहेंगे महंगाई कम होगी, वो भी फिर महंगी हो जाएगी, हवा भी टैक्स लगेगा। नहीं, अभी देखें नेक्स्ट मंथ से जुपिटर आ रहा है, ठीक है ना, 5 से मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा जो है होगा, हाजिर हो अदालत में सब। चलिए, हाजिर हो, महंगाई क्यों हो रही है, इसका जवाब, हाँ इसका जवाब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छी रहेंगी। और जहाँ तक सदक़े की बात हर बार मैं हर एक से पूछती हूँ, वो इसलिए होता है कि सदका तमाम बलाओं को टाल देता है, तो सदका खैरात करते रहिए। बहुत शुक्रिया अज़ीम जाफरी साहब, सारा काज़मी आपने किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आज के इस शो का फीडबैक ट्विटर फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।